और आई होप आप ओपन बोर्ड ओपन हो ये फाइनली। तो थोड़ा पेशेंस के साथ बैठना, आज कुछ नए तरीके से कुछ करने वाले, ओके? ठीक है, यस मैम। अब बात आ रही है ना? नहीं समझ में Yes, आएगा ma'am. तो ऑब्वियसली बताओगे तुम। ओके, चलो। तो चैप्टर का नाम अभी भी रिप्रोडक्टिव हेल्थ ही है, राइट? रिप्रोडक्टिव हेल्थ। और रिप्रोडक्टिव हेल्थ में आज हमें क्या करना है? रिप्रोडक्टिव हेल्थ में हमें आज करना है बुक रिव्यू। ओके, तो बुक रिव्यू आज हम फर्स्ट टाइम एक साथ कर रहे हैं। अगर तुमको ये प्रोडक्टिव नहीं लगा तो हम कंटिन्यू नहीं करेंगे, तो ये तुम लोग डिसाइड करोगे कि इसको आगे कंटिन्यू करना है या नहीं। सिमरन, तुम ब्रेक से नहीं आई? ये कॉफी का मग अभी भी दिख रहा है मुझे तुम्हारे नाम के साथ। इतनी कितनी ब्रेक आ गई हो या नहीं? कहीं ये अलग ब्रेक पे चली गई। चलो कोई बात नहीं, हम तो पढ़े। तो बुक रिव्यू में हम क्या करेंगे, जो हमारा मोटिव है वो ये कि सबसे पहले हमें इसमें क्या करना है। सबको दिख रही है मेरी स्क्रीन? Yes, ma'am. यस मैम। तो हमें रिवीजन करनी है हमारे पूरे चैप्टर की जो हमने पढ़ा है थ्रू एनसीईआरटी। ठीक है, क्यों स्पेशली यही चैप्टर, क्यों पिछले वाले की अभी तक क्यों नहीं की? पिछले वाले चैप्टर की हम करेंगे, दोबारा करेंगे, क्योंकि मैंने तुम्हें पिछले लेक्चर में समझाया था कि जो की है किसी भी एंट्रेंस एग्जामिनेशन की वो है रिवीजन। तुमने अगर पढ़ा है 100 दिन तो तुमको रिवाइज करना है 300 दिन। चलो मैंने ज्यादा बोल दिया तो अगर तुमने पढ़ा है 100 घंटे, अगर तुमने स्टडी किया तो तुम्हें 300 बार कम से कम 300 आवर्स तुमको रिवाइज करना है उसको। ठीक है, तभी कोई भी एंट्रेंस क्लियर होता है। तो इसको पॉइंट में रख के हम लोग क्या करेंगे कि जो भी चैप्टर हम लोग प्रिपेयर करेंगे उसकी एक एनसीईआरटी रिव्यू करेंगे। एनसीईआरटी रिव्यू इसलिए, एक तो पहले तुम्हें समझ में आए कि एनसीईआरटी को पढ़ते कैसे हैं, किसी भी किताब की थ्योरी को पढ़ा कैसे जाता है। एक तरीका होता है, सब नहीं पढ़ना होता और सब छोड़ना भी नहीं होता। तुम्हें पता होना चाहिए कि कहाँ पे ध्यान देना है। तो ये एक दिन में नहीं आएगा और एक लेक्चर से नहीं आएगा, ठीक है? ये धीरे धीरे आएगा, धीरे धीरे समझोगे। तो इसके लिए तुम्हारे पेशेंस बहुत जरूरी है इस सेशन में। ठीक है, तो हम सीखेंगे रीड कैसे करना है किसी किताब को, हम सीखेंगे क्या अंडरलाइन करना है। सब अंडरलाइन नहीं करना होता, हमें अंडरलाइन की मदद से छोटे नोट्स बनाने होते हैं जो हम किसी भी एग्जाम से पहले फटाफट रिव्यू कर लें। और हमें सीखना है हाउ टू कंट्रोल योर सेल्फ फ्रॉम स्लीपिंग, क्योंकि जब भी हम किसी बुक को रीड करने लगते हैं और स्पेशली उसमें बहुत इंटरेस्टिंग नई बातें नहीं आ रही है, एक चलता ही चला जा रहा है धीरे 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 और बहुत सारा रट्टा आ रहा है, तो फिर धीरे धीरे सोने लग जाते हैं। होता है ना ह्यूमन नेचर। मैं अज्यूम कर रही हूँ कि एक नॉर्मल स्टूडेंट के साथ क्या प्रॉब्लम आती होगी। नॉर्मल इन द सेंस जिसके एवरेज से मार्क्स है या पढ़ने की कोशिश कर रहे हैं, छोटी छोटी प्रॉब्लम्स जो लाइफ में आती रहती है। ठीक है, अगर किसी को ये प्रॉब्लम्स नहीं होती है सो दैट्स ओके, बुक रिव्यू तुम भी देख सकते हो, राइट? और लास्ट इज हाउ टू स्टे फोकस्ड ऑन बोरिंग टॉपिक्स। जो टॉपिक्स बहुत बोरिंग है, जिसमें तुम्हें कोई इंटरेस्ट नहीं है जानने में लेकिन पेपर में आएंगे, उनके लिए तुमको फोकस कैसे रखना है। ठीक है, तो ये एनसीईआरटी रिव्यू में हम इन कुछ पॉइंट्स पे फोकस करने वाले हैं। और एनसीईआरटी रिव्यू हम रिप्रोडक्टिव हेल्थ से स्टार्ट कर रहे हैं क्योंकि ये बहुत ज्यादा एनसीईआरटी डिपेंडेंट टाइप ऑफ चैप्टर है और इससे हर साल एक क्वेश्चन तो आता ही है, राइट? और दो भी आते हैं, तो इसलिए हम इसको सबसे पहले एनसीईआरटी से उठाएंगे। ओके, रेडी? Yes, ma'am. ठीक है, सबको दिख रहा है स्क्रीन? Yes, ma'am. अच्छा, बिफोर दैट, ओके बिफोर दैट पहले मुझे बताओ, तुम लोगों के पास एनसीईआरटी की बुक है या तुम सब फोन से ही एनसीईआरटी डाउनलोड करके पढ़ रहे हो? Book है. है मैम। हार्ड कॉपी है मैम। हार्ड कॉपी है सबके पास? ओके, तो किसी के पास नहीं है तो मैं इसमें अभी तो कुछ नहीं मदद कर सकती है ना, लेकिन जिनके पास हार्ड कॉपी है वो जाओ अपनी बुक लेकर आओ, बुक लेकर आओ और एक पेंसिल लेकर आओ। बेटा पेंसिल लेकर आना प्लीज, पेन मत चलाना बुक में, मुझे पर्सनली बहुत प्रॉब्लम है इससे। फिर भी तुम्हारी मर्जी है, एक बुक और अपनी पेंसिल लेकर आओ, जाओ। जिसके पास नहीं है कोई बात नहीं, लेकर आओ, मैं दे रही हूँ 2 मिनट। मैम हाइलाइटर भी चलेगा. बेटा पेंसिल चलेगी, हाईलाइटर नहीं चलेगा, पेंसिल ही चलेगी, ढूंढ के लाओ। नहीं है तो फिर बेशक एक पेन लिया, लेकिन पेंसिल बेहतर है, जाओ। मैम मिल गई. ठीक है, बाकी सारे गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग, जाओ बुक। हम ले ली। ओके, गेट योर एनसीईआरटी book plus 1 pencil.
जाओ सारे, और जिसने ले ली वो चैट बॉक्स खोलो और मुझे एक थम्स अप भेज दो या डन, कुछ भी लिख दो। हाँ थम्स अप भेजो, 3 4 5 5 6 7 8 10। ओके, जब तक मेरे को आते नहीं है सारे तब तक नहीं। हम्म, ओके कीप गोइंग कीप गोइंग। हम्म, ओके ओके ओके। हाँ जी आंचल पूछो। ओके 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 ओके, ऑलराइट राइट। हम्म, फुल्ली इक्विप्ड। गुड गुड, स्टिल वेटिंग, कुछ बच्चे नहीं आए। गुड गुड गुड, आई एम स्टिल वेटिंग। हम्म, ऑलराइट, चलो स्टार्ट करें। Yes, ma'am. ऑलराइट, Yes, ma'am. ठीक है। तो ये है हमारा एनसीईआरटी का उस चैप्टर का फर्स्ट पेज। ओके, कौन सी लाइन, ये ब्लू विजिबल है हमारे लिए। ओके, तो थोड़ा पेशेंस रखना है इसके लिए, थोड़ा धीरे धीरे करके समझ आएगा, ठीक है। तो ये क्या कह रहा है, यू हैव लर्नड अबाउट ह्यूमन रिप्रोडक्टिव सिस्टम एंड इट्स फंक्शन इन चैप्टर 3। ठीक है, इसको अंडरलाइन करने की कोई जरूरत नहीं है, बस बता रहा है कि तुमने चैप्टर 3 में ह्यूमन रिप्रोडक्शन पढ़ा है। अब ये कह रहा है लेट्स डिस्कस द रिलेटेड टॉपिक रिप्रोडक्टिव हेल्थ। तो इस चैप्टर में तुम उसी से रिलेटेड टॉपिक पढ़ रहे हो, रिप्रोडक्टिव हेल्थ। तुमको ये अंडरलाइन नहीं करना है, जब तक मैं बोलूँ ना तब तक अंडरलाइन नहीं करना है, पेशेंस से सुनना है। आज का लेक्चर, ओए माइक बंद। आज के लेक्चर का रूल है सृष्टि, पहले तो माइक रहेगा सबका बंद, जिसको डाउट है वो हाथ रेस करेंगे, आंसर हो जाएगा, ठीक है। और जब मैं बोलूंगी तब अंडरलाइन करना है, गॉट इट। चलो जब सृष्टि देख लेगी तो ऑफ कर लेगी। सो अब देखो, व्हाट डू वी अंडरस्टैंड, ये मुझसे ऑफ करवाएगी। So what do we understand by this term? Reproductive health से हम क्या समझते हैं? The term simply refer to healthy reproductive organs with normal function. However, it has a broader perspective and includes the emotional and social aspects of reproduction also. तुमको कोई अंडरलाइन नहीं करना, अभी तक वो तुमको बता रहा है कि रिप्रोडक्टिव हेल्थ से मतलब क्या है, ठीक है। अब देखो, अब जो लाइन आ सकती है, क्योंकि एनसीईआरटी जब किसी वर्ड की डेफिनेशन लिखती है तो वो हो जाता है इंपॉर्टेंट, वो तुमसे पूछ सकती है किसी भी लॉन्ग क्वेश्चन में एक डेफिनेशन डाल के, ठीक है। सो अकॉर्डिंग टू वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, तो तुम यहाँ से अंडरलाइन करोगे, यहाँ से करो। अकॉर्डिंग टू वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन WHO के अकॉर्डिंग हेल्थ क्या होती है? रिप्रोडक्टिव हेल्थ मीन्स a total well-being in all aspects of reproduction, that is physical, emotional, behavior and social. Okay, तो वो क्या कह रहा है, रिप्रोडक्टिव हेल्थ अगर है तो मैं कॉर्नर पे लिख लूंगी रिप्रोडक्टिव हेल्थ अकॉर्डिंग टू WHO डेफिनेशन। वो क्या कह रहा है कि रिप्रोडक्शन के सारे एक्सपेक्ट सही होने चाहिए किसी इंसान के, जैसे कि फिजिकली फिट होना चाहिए, जैसे कि इमोशनली सब सही होना चाहिए कि लाइफ में, जैसे कि बिहेवियर में वो नॉर्मल एक्ट करे, कुछ वियर्ड सा बिहेवियर नहीं दिखा रहे, और सोशली वो सबसे इंटरेक्ट कर पा रहे हैं, ठीक है। तो ये 4 गोल जब अचीव कर लेता है कोई इंसान तो हम उसे कहते हैं कि वो रिप्रोडक्टिव हेल्दी है, ठीक है। सिर्फ रिप्रोडक्टिव ऑर्गन सही होने से नहीं होगा, ये जब 4 पॉइंट्स भी है। तो ये हो गया मेरा क्विक नोट मेरे बुक के साइड में, ताकि अगर मुझे इसकी डेफिनेशन किसी एमसीक्यू में ढूंढनी पड़े तो मुझे पता चल जाए ये चारों पॉइंट वाले आंसर सही है। ओके, नाउ therefore a society with people having physically and functionally normal reproductive organs and normal emotional behavior interaction among them in all sex related aspect might be called reproductively healthy. ठीक है, तो ये इन्हीं ने इसी चीज को यहाँ पर एक्सप्लेन कर दिया। तो तुम इसे भी छोटा सा कॉलम बना सकते हो और साइड में लिख सकते हो एक्सप्लेन। एक्सप्लेन यहाँ पर कर रखा है जो डेफिनेशन उन्होंने दी है, ठीक है। तो ये 2 पॉइंट्स यहाँ पर इंपॉर्टेंट होते हैं। ओके, इतना समझ आया? Yes, ma'am. ये लेक्चर थोड़ा बोरिंग हो सकता है लेकिन हिम्मत नहीं हारनी है, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट होगा। ओके, हम बीच बीच में कोशिश करेंगे इसको कैसे इंटरेस्टिंग बनाना है, क्योंकि ये भी तो आज का टारगेट है ना कि जो मैं बोरिंग लगता है मैं उसको कैसे इंटरेस्टिंग बनाना है। चलो अब चलते हैं हम रिप्रोडक्टिव हेल्थ प्रॉब्लम्स एंड स्ट्रेटेजीज। क्या दिक्कतें हमें देखने को मिलती है रिप्रोडक्टिव हेल्थ मेंटेन करने के लिए, और क्या क्या तरीके हैं जिससे हम मेंटेन भी कर सकते हैं,
ओके, हम ह्यूमन की बात कर रहे हैं स्पेसिफिकली यहाँ पे। तो देखो, इंडिया वाज अमंग्स द फर्स्ट कंट्रीज इन द वर्ल्ड टू इनिशिएट एक्शन प्लान्स एंड प्रोग्राम्स एट ए नेशनल लेवल टू अटेन टोटल रिप्रोडक्टिव हेल्थ एज अ सोशल गोल। ये कह रहे हैं इंडिया वो कुछ कंट्रीज में से एक था जिसने सबसे पहले ऐसे कदम उठाए कि वो रिप्रोडक्टिव हेल्थ अपने देश में ला सके लोगों के बीच में। तो इंडिया की ये बहुत अच्छी बात थी किसने ऐसी कोई स्ट्रेटेजी के लिए कदम उठाए। उसके बाद तो दीज प्रोग्राम्स कॉल्ड फैमिली प्लानिंग, ठीक है, तो इन प्रोग्राम्स को हम कहते थे फैमिली प्लानिंग, वर इनिशिएटेड इन 1951। तो फैमिली प्लानिंग वर्ड को अंडरलाइन करो और 1951 को अंडरलाइन करो, सिर्फ ये दो वर्ड्स। ओके, वर periodically assessed over past decades। बस अभी यहाँ तक, ठीक है, किसी और चीज को अंडरलाइन नहीं करें। अब इस शीट को देखो तो तुमको क्या समझ आया। शिष्टि को हटा देते हैं हम यहाँ से। तो अगर अब तुम स्कूल एग्जाम पे जा रहे हो, एंट्रेंस एग्जाम पे जा रहे हो, पूरा चैप्टर नहीं पढ़ सकते, तुमने पहला पेज खोला, तुमने सिर्फ ये डेफिनेशन देखी क्योंकि अंडरलाइन थी, इस वाले पॉइंट को रीड कर लिया और एंड में तुमने ये देखा फैमिली प्लानिंग 1951, मतलब फैमिली प्लानिंग के साथ डेट याद रखनी है 1951। तो ये हो गया क्विक नोट, ठीक है, और किसी चीज को अंडरलाइन नहीं करना था। समझ आई कैसे करते हैं? Yes, ma'am. ठीक है, चलो आगे चलते हैं। और जिसको और करना है वो छोटा सा नोट बना ले साइड में, ये भी बहुत अच्छा तरीका होता है। अब देखो, रिप्रोडक्शन रिलेटेड एरियाज आर करंटली इन ऑपरेशन अंडर द पॉपुलर नेम रिप्रोडक्टिव एंड चाइल्ड हेल्थ केयर प्रोग्राम। इसे अंडरलाइन करो। और ये RCH की फुल फॉर्म है, ये इंपॉर्टेंट है, ये पूछी जा सकती है। ओके, तो ये जो रिप्रोडक्टिव रिलेटेड एरियाज जो है ना कंट्रीज के, वो इस प्रोग्राम के अंडर स्टडी किए जाते हैं। ओके, अच्छा, creating awareness among people about various reproduction related aspects and providing facility and support for building up a reproductively healthy society are the major task under these programs। अब स्कूल में, ये स्कूल के पर्सपेक्टिव से भी एक पॉइंट बनता है और नीट में भी। अगर वो तुमको ये पूछे RCH के अंदर क्या वर्किंग है, ठीक है, RCH किस चीज के लिए रिस्पॉन्सिबल है, तो RCH इन पॉइंट्स के लिए रिस्पॉन्सिबल है। RCH का काम है पहला पॉइंट, क्रिएटिंग अवेयरनेस अमंग पीपल अबाउट वेरियस रिप्रोडक्टिव रिलेटेड एस्पेक्ट्स। तो ये मेरा बन गया पहला पॉइंट, मैंने यही बना लिया अंडरलाइन करके। उसके बाद प्रोवाइडिंग फैसिलिटीज एंड सपोर्ट फॉर बिल्डिंग अप अ रिप्रोडक्टिवली हेल्दी सोसाइटी, ये मैंने दूसरा पॉइंट बना लिया। तो RCH के अंदर दो पॉइंट्स आते हैं जो हमने ऑलरेडी अपनी बुक में ही अंडरलाइन कर लिए, तो इस पेज में तुमको पता चल जाएगा। समझ आई क्या अंडरलाइन किया? यस मैम। समझ आ रहा है ना क्या कर रहे हैं? ऐसा तो नहीं है कोई सोच रहा है क्या हो रहा है। यस मैम। कौन सोच रहा है ऐसा? चल चल अब आ जा। सब कुछ नहीं करना ना अंडरलाइन, मैं पढ़ रही हूँ, तुम पेशेंसली सुनो। With the help of audio, visual and print media, governmental and non-governmental agencies have taken various steps to create awareness among people about reproduction related aspects। इस लाइन में ये क्या बोल रहे हैं? ये कह रहे हैं कि इंटरनेट की मदद से जो NGOs होती है सरकारी, जो NGOs होती है प्राइवेटली लोगों ने खोली है, उनकी मदद से जो रिप्रोडक्शन रिलेटेड इन्फॉर्मेशन है वो लोगों को अवेयरनेस करने में मदद दे रही है। ठीक है, तो लोगों को रिप्रोडक्शन से रिलेटेड चीज़ों की अवेयरनेस मिल रही है इन सभी चीज़ों के माध्यम से। इस लाइन का मीनिंग ये है, NCERT की लाइन का मतलब पता होना चाहिए, और अगर नहीं पता है तो पूछो अपने टीचर से, अंडरलाइन करके पूछो इसका क्या मतलब है, स्कूल क्यों जाते हो। Okay, parents, other close relatives, teachers, friends also have a major role in dissemination of the above information। जो रिप्रोडक्शन से रिलेटेड अवेयरनेस है, सेक्स क्या होता है, प्रिकॉशंस क्या होती है, पिल्स क्या होते हैं, कॉन्ट्रासेप्टिव्स क्या है, इन सबको स्प्रेड करने के लिए मीडिया रिस्पॉन्सिबल है, इन सबको स्पेंड करने के लिए NGOs रिस्पॉन्सिबल है, इस सबको स्प्रेड करने के लिए पेरेंट्स मदद कर सकते हैं, क्लोज रिलेटिव्स मदद कर सकते हैं, टीचर्स मदद कर सकते हैं, जैसे मैं तुम्हें पढ़ा रही हूँ, और फ्रेंड्स मदद कर सकते हैं। ठीक है, introduction of sex education in school should also be encouraged to provide right information to young so as to discourage children from believing in myths and having misconception about sex related aspects। myths का मतलब क्या होता है? myths का मतलब क्या होता है? अवधारणाएं। हाँ, अवधारणाएं। अवधारणाएं, हाँ अवधारणाएं। मिथ मतलब मिथ मतलब वहम कह सकते हो तुम। ये वहम है लोगों का कि बिल्ली रास्ता काट जाए तो कुछ बुरा होता है। बेटा बिल्ली को जल्दी थी वो चली गई जल्दी से, उसे क्या पता था तुम उसके बाद आ रहे हो। तो वहम है ये कि अगर किसी को पीरियड्स है तो वो किचन में नहीं जा सकते, अपशगुन होता है, ऐसा कुछ नहीं होता।
कमाल है, पीरियड्स है तो किचन में नहीं जा सकती, सोचो वो घर में अकेली है तो वो खाना ना बनाए, राइट? तो ये इतने मिथ्स, अब धारणा है। तो ये कह रहे हैं कि सेक्स एजुकेशन हमें क्यों इंट्रोड्यूस करनी चाहिए स्कूल में। इस लाइन में ये बता रहे हैं कि स्कूल में इसलिए करें ताकि अवधारणाएं ना फैले, मिसकंसेप्शंस ना फैले दुनिया में। ओके, इतना समझ आया? Yes, ma'am. इस वाले पैराग्राफ में अभी तक तुम्हें कुछ भी अंडरलाइन नहीं करा, मैंने कुछ नहीं कहा। Proper information about reproductive organs, adolescence, related changes, safe, hygiene, sexual practices, sexually transmitted diseases, STD की full form कर लेना underline. AIDS would be help people, especially those in the adolescent age group, to lead to reproductively healthy life. ये सिंपली कह रहे हैं इस पैराग्राफ में कि अगर हम प्रॉपर इन्फॉर्मेशन दे दे लोगों को अबाउट सेक्स और रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, तो जो बीमारियां होती हैं वो फैलनी बंद हो जाएंगी, और एक्चुअल में बंद हो जाएगी। Educating people, especially fertile couple and those in marriageable age group, about variable birth control options, care of pregnant mother, postnatal care जन्म देने के बाद of a mother and child, importance of breastfeeding, दूध पिलाना क्यों ज़रूरी है बच्चा पैदा होने के बाद, equal opportunity for the male and female child, एमिनोसेंटेसिस नहीं करनी है और अबॉर्शन नहीं करानी है क्योंकि फीमेल बच्चा है, वुड एड्रेस द इंपॉर्टेंस ऑफ ब्रिंगिंग अप सोशल कॉन्शियसली हेल्दी फैमिलीज ऑफ डिजायर्ड साइज। वो कह रहे हैं इस पैराग्राफ में, ये तुम्हें ना इस पूरे पैराग्राफ में एक, तुम ये कह सकते हो एक साइकोलॉजिकल लेवल पे तुम्हें बताने की कोशिश कर रहे हैं रिप्रोडक्टिव हेल्थ अच्छी क्यों है, ठीक है, कि क्यों ज़रूरी है। वो कह रहे हैं कि अगर आप एजुकेशन दो उन लोगों को जो कंसीव नहीं कर पा रहे हैं, तो उससे क्या होगा, उनको पता चलेगा यार कितने सारे ऑप्शन है उनके पास बेबी करने के। कुछ लोग होते हैं जो बहुत ज़्यादा डिप्रेस हो जाते हैं कि उन्हें बच्चा नहीं हो रहा, तो उनको जब एजुकेशन होगी तभी तो उनको पता चलेगा ना, देयर आर सो मेनी वेज टू हैव अ बेबी, जो हमने पढ़ी थी, जिफ्ट, गिफ्ट, याद है तुम्हें, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। तो एजुकेशन से उन लोगों तक इन्फॉर्मेशन पहुंचेगी। और जो एडोलसेंट एज में है, जैसे तुम्हारी एज ग्रुप में है, अगर सेक्स से रिलेटेड सही इन्फॉर्मेशन रहेगी तो मिसकंसेप्शन नहीं रहेगा, मिसकंसेप्शन नहीं रहेगा तो बीमारियों से बच सकते हैं, किसी भी कंडीशन से बच सकते हैं, राइट? Awareness of problems due to uncontrolled population growth, social evil like sex abuse, sex related crimes need to be created to enable people to think and take up necessary steps to prevent them and thereby build up a socially responsible and healthy society. तो बेटा इस पैराग्राफ में स्कूल के पर्सपेक्टिव से तुमको रीड करना है ये वाला, ठीक है? लेकिन नीट के पर्सपेक्टिव से अंडरलाइन करने वाला कुछ यहाँ पे था नहीं, ये तुम्हें एजुकेट करता है। तो इस पैराग्राफ के ऊपर लिख लो फॉर नॉलेज, ठीक है? तो इसको एक बार पढ़ लेना, एक बार जरूर अपनी आंखों से निकालना है, ओके? स्कूल में लॉन्ग क्वेश्चन आ सकता है। चलूं आगे? Yes, स्कूल में ऐसा आ सकता है, सेक्स एजुकेशन क्यों जरूरी है। हाय मैं तो थक गई भाई साहब, बहुत सारा पढ़ लिया मैंने। ओके, तो स्कूल में लॉन्ग क्वेश्चन आ सकता है, स्कूल में सेक्स एजुकेशन क्यों होना चाहिए, क्या प्रॉफिट है या फिर इसका कोई नुकसान भी है, काफ़ी लोग इसके खिलाफ भी है, लेकिन हम साइंस के पर्सपेक्टिव से देखें तो इम्पॉर्टेंट चीज़ है। ओके, किसी को कोई डाउट है तो बताओ, मैंने बहुत सारा रीड कर लिया, और मैं पानी पीऊँगी। No, ma'am. No doubt. ना पीऊँ पानी? no, ma'am. ना पीऊँ? Tilo. पानी Tilo. पानी पीने से कौन रोकता है यार, हद हो गई। चलो आगे। Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. इनको जानते हो ये कौन है? No, ma'am. नहीं जानते? हंसाबेन को नहीं जानते? बेटा अगर हंसाबेन पे क्वेश्चन आ गया 4 नंबर का तो कैसे करोगे? खिचड़ी नहीं देखा किसी ने? No, ma'am. हम देखे बट नाम पता नहीं था। बेटा अगर एम्स में क्वेश्चन आ गया तो कैसे करोगे? फेल हो जाओगे तुम तो, बहुत बुरे हाल है तुम्हारे, तुम्हारी जनरल नॉलेज तो बहुत खराब है। ये है हंसा बहन और ये थक गई, अब ब्रेक ले लिया, चलो आगे चलते हैं। ओए माइक बंद करने को कहा था मैंने, करूँ तुझको म्यूट? दिवेश शर्म करो, चलो। तो ब्रेक के नाम पर एक क्वेश्चन हो जाए, रेडी? क्वेश्चन रह गए थे हमारे। Yes, ma'am. ओके, सारे उठ जाओ तो सो गए हैं, अच्छा बहन भी उठ गया। ओके 1 2 3 स्टार्ट। जो पैरा पढ़ाया उससे कोई रिलेशनशिप नहीं है इसका, ये पढ़ा चुकी हूँ मैं। आंसर ग्रुप में चाहिए मुझे, उसमें चाहिए चैट में।
एक सेकंड। मैम माइक ऑफ कर दिया आपने। 15 सेकेंड्स। बच्चे ज्यादा, आंसर सिर्फ 10 आया है, मुझे ऐसे नहीं चलेगा। आंसर देना पड़ेगा, गलत सही जो भी है। हिम्मत तो करो आंसर देने की, डरपोक नहीं बनना। मुझे डरपोक बच्चे बिल्कुल पसंद नहीं। देखो मुझे झूले से डर लगता है, फिर भी मैं झूल कर आई हूँ ना, चाहे मैंने पूरे रास्ते राम 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 गाया हो। जितनों ने आंसर दिया है अभी तक, हर एक बच्चे का आंसर सही है। कॉन्ग्रेचुलेशंस। ओ, एक गलत आ गया। सानिया नहीं बेटा, ये नहीं है। तीन कॉलम कराए थे ना मैंने ऐसे करके, सानिया बीच वाला था। ओके, टाइम्स अप। और 50% क्लास ने भी पार्टिसिपेट नहीं किया। नॉट राइट। नहीं कुलदीप बेटा, ये नहीं है आंसर। रुक जाओ, अब आंसर नहीं लूंगी। लाइपेस लूप इज अ टाइप ऑफ कॉन्ट्रासेप्टिव यूज्ड एज। तीन कराए थे मैंने। एक कराया था नॉन मेडिकेटेड, फिर कराया था मैंने मेडिकेटेड, और फिर कराया था मैंने रिलीजिंग। कॉपर रिलीजिंग मैंने कहा। हाँ, और फिर कराया था मैंने हार्मोनल। तो जो नॉन मेडिकेटेड था सबसे पहले उसी में तो बनाया था मैंने लाइपेस लूप। तो लाइपेस लूप इज अ नॉन मेडिकेटेड आईयूडी। ठीक है, वॉल्ट नहीं है, सर्विकल बैरियर नहीं है, वो मेडिकेटेड भी नहीं है। ओके, गॉट इट। मैक्सिमम का सही। गुड जॉब, मैक्सिमम लोगों का आंसर करेक्ट है। गुड। इसमें कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, कुछ एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन है। मैं बताऊंगी नहीं कौन सा क्वेश्चन कौन सा है, क्योंकि सारे क्वेश्चन तुम्हारे लिए इंपॉर्टेंट है, राइट? आगे चलो। Yes, ma'am. यस मैम। फोकस। जब रीडिंग से थक जाते हैं तो क्वेश्चन लगा लिया बीच में, तो थोड़ा फ्रेशन अप होता है। दोबारा आएंगे इस पे, डरना नहीं है। अब इसमें इंपॉर्टेंट चीजें आने वाली है। ओके, सक्सेसफुल implementation of various action plans to attain reproductively health requires strong infrastructure facility, professional expertise and material support. तो वो कह रहे हैं कि अगर आप सक्सेसफुल करना चाहते हो एक्शन प्लान्स को, कि अगर आप कोई भी देश में रिप्रोडक्टिवली हेल्दी सोसाइटी लाना चाहते हो, तो ऐसे सिर्फ बातों से नहीं होगा। ठीक है, आपको मटेरियल का सपोर्ट चाहिए। मटेरियल का सपोर्ट मतलब आपके पास ऐसी टेक्निक्स तो हो कि लोग रिप्रोडक्टिवली हेल्दी रह पाए, बैरियर मेथड्स तो हो, उसको लोग यूज करके रिप्रोडक्टिवली हेल्दी हो पाए। ठीक है, आपको प्रोफेशनल चाहिए जो एक्सपर्ट हो, जो सर्जिकल मेथड परफॉर्म कर सकते हैं। क्वैक से बात नहीं चलेगी। इंफ्रास्ट्रक्चरल फैसिलिटी चाहिए, हॉस्पिटल ऐसे हो तो सही जो प्रीनेटल केयर कर पाए, राइट? तो वो कह रहे हैं ये कुछ इंपॉर्टेंट चीजें जो होनी चाहिए, तभी कोई कंट्री रिप्रोडक्टिवली हेल्दी हो सकती है। अंडरलाइन कुछ नहीं करना है, मैं तुम्हें पढ़ा रही हूँ इसलिए कर रही हूँ, जब बोलूंगी तब करना है। ठीक है, भूलना नहीं। These are essential to provide medical assistance and care to people in reproduction related problems like pregnancy, delivery, STD, abortion, contraception, menstrual problem, infertility. तो ये सब चीजें हमें चाहिए इन सारे केसेस में। प्रेगनेंसी में हमें चाहिए अच्छा हॉस्पिटल, अच्छे प्रोफेशनल्स जिनको नॉलेज हो, राइट? The implementation of better techniques and new strategies from time to time are also required to provide more efficient care and assistance to people. वो कह रहे हैं समय के साथ साथ टेक्निक को बदलना पड़ेगा और ज़्यादा काबिल होना पड़ेगा, ताकि हमारी कंट्री और ज़्यादा रिप्रोडक्टिवली हेल्थी हो पाए। अब जहाँ से हमें थोड़ा याद रखना है, जहाँ से हमें अंडरलाइन करना है, statutory ban on amniocentesis for sex determination to legally check increasing menace of female feticides. मैसिव चाइल्ड इम्यूनाइजेशन। तो एक चीज है जो यहाँ पर है, इसको यहाँ तक अंडरलाइन करो। ये तुमको बता रहे हैं कि फीमेल जो एमनियोसेंटेसिस की टेक्निक है उसको बैन क्यों किया। इस लाइन में वो बता रहे हैं कॉम्प्लिकेटेड इंग्लिश के साथ, कि जब हमने स्टैट्यूटरी बैन कर दिया एमनियोसेंटेसिस का सेक्स डिटर्मिनेशन के लिए, उसका पर्पस ये था ताकि हम लोग लीगली चेक कर पाए और कंट्रोल कर पाए फीमेल फिटिसाइड्स, कि फीमेल बच्चों को जो मार देते हैं वूम के अंदर, उसको कहते हैं फीमेल फिटिसाइड्स। इसको कंट्रोल करने के लिए एमनियोसेंटेसिस को बैन किया गया है। तो अगर कोई पूछ ले एमनियोसेंटेसिस क्यों बैन किया है, बिकॉज क्रोमोसोमल टेस्टिंग के लिए होती है इसलिए बैन करा है, या इससे चाइल्ड का सेक्स डिटरमाइन हो जाता है इसलिए बैन करा है। तो उनको पता होना चाहिए कि सेक्स डिटर्मिनेशन की वजह से बैन करा था, ताकि अवॉइड करना है हमें फीमेल फिटिसाइड। ओके, समझ आया? आंसर कैसे घुमा के आ सकता है, समझ आई? मैसिव चाइल्ड इम्यूनाइजेशन वो तो हमने हेल्थ एंड डिजीज वाले में डिटेल में पढ़ना है, यहाँ अंडरलाइन नहीं करना है। यहाँ पे यही लाइन अभी तक अंडरलाइन करनी है। ओके,
are some program that recruits mentioned in this connection. Okay, in amniocentesis, अब यहाँ पर ये process explain कर रहे हैं तो अभी underline मत करना. In amniocentesis, some of the amniotic fluid of the developing fetus is taken to analyze the fetal cells and dissolve substances. This procedure is used to test for the presence of certain genetic disorders such as Down syndrome, hemophilia, sickle cell anemia. तो determine the survivability of the fetus. तो सबसे पहले पेंसिल निकालो और देख लो यहाँ पर amniocentesis used to detect, कौन सी ट्रीज को डिटेक्ट करने के लिए एनसीईआरटी ने डायरेक्टली दे रखा है, इसने मेंशन करी है यहाँ से. चाहे तुमको नहीं पता है, ये हमने आगे पढ़नी है ना, वहां पढ़ेंगे डिटेल में, लेकिन यहाँ लिखो डाउन सिंड्रोम पता चल सकता है इससे. डाउन सिंड्रोम तो बहुत ज्यादा यूज होता है पता करने के लिए. डाउन सिंड्रोम पता चल सकता है कि बच्चे को है या नहीं, और कौन सा है, हीमोफीलिया पता चल जा सकता है, सिकल सेल एनीमिया पता चल जाता है. ठीक है, तो ये कुछ 3 डिजीजेस है जो मेंशन है यहाँ पर. या तो यहीं पे 1 2 3 लिख लो या फिर कोने में बना लो. मैं सजेस्ट करूंगी कोने पे चार्ट बना लो और इतने पार्ट को अंडरलाइन कर लो, इतने पार्ट को. तो यहाँ पर ये बता रहे हैं कि एमनियोसेंटेसिस का, इसको अंडरलाइन करके साइड में लिख लो प्रोसेस एंड यूज, प्रोसेस एंड यूज. तो जब तुम ये पेज खोलोगे तो तुमको पता चल जाएगा एमनियोसेंटेसिस की डेफिनेशन से मिल रही है यहाँ पर, उसका प्रोसेस और उसके यूज भी मिल रहे हैं. तो यहाँ पर ये नोट बन गया. समझ आया कैसे बनाना है? Yes, ma'am. मैम. आगे चलो, तब तो नहीं गए. चलो ये बस एक पैरा और. Research on various reproduction related areas are encouraged and supported by governmental and non-governmental agencies to find out new methods and improve upon existing ones. वो कह रहे रिसर्च चल रही है, गवर्नमेंट भी कर रही है, नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन भी चल रही है, ताकि हम नई चीजें ला सके रिप्रोडक्टिव हेल्थ को इंक्रीज करने के लिए. सहेली भी तो नई इन्वेंशन थी ना. डू यू नो दैट सहेली, ओहो मैंने तुम्हारी सहेली का जिक्र क्या किया, इन्होंने सहेली दे ही दी. सो डू यू नो द सहेली, a new oral contraceptive pill for the female was developed. तो यहाँ तक रख लेना. सहेली एक्चुअली इसको पूरा अंडरलाइन करने की जरूरत नहीं है. इसे कैसे अंडरलाइन करोगे, देखो सहेली ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव, तो ये ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव है सहेली. इस पेज को जब देखोगे तो तुमको इस पेज से एमनियोसेंटेसिस का नोट्स मिलेगा, साइड में लिखा ये मिलेगा, और सहेली एक कॉन्ट्रासेप्टिव है ओरल, ये मिल गया. तो कभी कभार ये क्वेश्चन आ जाता है ना, सहेली इंजेक्टेबल तो नहीं है, और जिस बच्चे ने नहीं पढ़ा वो तो कंफ्यूज हो जाएगा. समझ गए इस पेज पे क्या करना है? Yes, चलो आगे, ma'am. चलो आगे. Yes, ma'am. Yes, ma'am. क्या सबके शरीर में उनकी आत्मा है या निकल गई? निकलने वाली. है Ma'am है. निकलने वाली है. अरे अरे मुझे लगता है कल मैं, अरे हाँ मैं मेले में गई हूँ, फिर वहाँ बारिश हो गई थी ना, मुझे लगता है बारिश में भीग गई मैं. हाथ को पकड़ो, ऐसे करो, मुंह पे लगाओ और आ जाओ. अरे सीरियसली ये वर्क करता है भाई. ऐसे ऐसे करोगे ना हीट आती है उससे, और अपनी आइज पे लगाते हो तो अच्छा लगता है. लेकिन बहुत गर्मी में मत करना तो खुद को थप्पड़ मारने का मन कर जाएगा, क्या पागलपन है. अब देखो एक और क्वेश्चन नीट का सामने, ध्यान से. तो सहेली की बात चल रही थी पीछे वाले पेज पे. तो यहाँ पे डेफिनेशन दी है, सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट CDRI इन लखनऊ. तो 2 चीजें यही होगी, इंडिया. तो सहेली ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव है, वो अंडरलाइन करा. CDIR में डिस्कवर हुई थी, ये अंडरलाइन करा, और ये लखनऊ में हो गया. तो तुमने सहेली के सारे पॉइंट्स यहाँ अंडर कर लिए. गॉट इट, गॉट इट, इंपॉर्टेंट है ये. ओके नेक्स्ट. Better awareness about sex related matters, increased number of medically assisted deliveries, better postnatal care leading to decreased maternal and infant mortality rate, increased number of couples with small family, better detection and cure of STD, overall increased medical facility for all sex related problems, all indicate improve reproductive health of a society. तो बेटा ये ना स्कूल के पर्सपेक्टिव से बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, स्पेशली जो स्कूल वाले हैं, कि एक रिप्रोडक्टिवली हेल्दी सोसाइटी के लिए अगर मैं बोलूँ कि कोई सोसाइटी रिप्रोडक्टिवली हेल्दी है, ये जो मान लो इस एरिया के लोग हैं, ए एरिया है, यहाँ पर जितने लोग हैं सब रिप्रोडक्टिवली हेल्दी है. कैसे? जब तुम देखोगे कि वहाँ पे इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट कम है. मोर्टेलिटी क्या होता है? डेथ रेट. डेथ रेट लिख लो जिसको नहीं पता. डेथ रेट को कहते हैं, और बर्थ रेट को क्या कहते हैं? नेटैलिटी. नेटैलिटी. ये इकोलॉजी में पढ़ोगे. तो जिस पॉपुलेशन में
मोर्टेलिटी बच्चों का, इन्फेंट मतलब होते हैं जो अभी पैदा हुए बच्चे 40 दिन के, उनका मोर्टेलिटी रेट कम है, ठीक है, जिसमें पोस्ट नेटल केयर बहुत ज़्यादा है, बच्चे के जन्म होने के बाद उसकी बहुत केयर होती है, ठीक है, जहाँ पे बेटर डिटेक्शन और क्योर है एसटीडी का अवेलेबल, वो एक रिप्रोडक्टिवली हेल्दी सोसाइटी है। तो ये कुछ थ्योरेटिकल पॉइंट्स हैं, समझ आया? अगर नीट में आते हैं तो ये पॉइंट्स मेंशन करके बता देंगे कि फॉर एग्जाम्पल विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शंस आर रिस्पॉन्सिबल फॉर रिप्रोडक्टिवली हेल्दी सोसाइटी। तो तुमको 5 पॉइंट दे देंगे और नीचे ऑप्शन देंगे, सिलेक्ट करो कितने पॉइंट सही है इसमें से। जैसे 1 2 3 4 दे दिया, वो पूछेंगे कितने पॉइंट सही है इसमें से, 1 2 3 ठीक है रिप्रोडक्टिवली हेल्दी सोसाइटी के लिए या नहीं। तो लॉन्ग क्वेश्चन में ये पड़ता है, इसलिए इसको जो एंट्रेंस ही कर रहे हैं सिर्फ प्रिपेयर ड्रॉप वाले, वो इसको करेंगे रीड, ठीक है। अंडरलाइन सिर्फ यही करना था जो मैंने कर रखा है और कुछ नहीं। ओके चलो आगे। Yes. चलो यस मैम। कोई नहीं रोएगा। अब देखो, अब आएगा थोड़ा अंडरलाइन करने वाला पार्ट, तो अब तुमको थोड़ा मजा आएगा। इन द लास्ट सेंचुरी, ये हम कर रहे हैं पॉपुलेशन स्टेबलाइजेशन एंड बर्थ कंट्रोल। अब हम थोड़े टेक्निक्स पर आ रहे हैं, टेक्निक से ज्यादा क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। In the last century of all-round development in various fields significantly improved the quality of life of the people. इतनी सारी जो रिसर्च और डेवलपमेंट हो रही है ना, जिंदगी बेहतर हुई है। पहले जल्दी मौत हो जाती थी, अब डेथ रेट बहुत टाइम बाद आता है, मतलब लोगों के पास बीमारियों से बचने के बहुत तरीके हैं। However, increased health facility along with better living condition had an explosive impact on growth of population. ये कह रहे हैं कि ये तो ठीक है कि तुमने मेडिकल फैसिलिटी से लोगों की जिंदगियां अब लंबी कर दी, लेकिन उसके साथ एक्सप्लोजन ऑफ ग्रोथ भी तो आ गया। अगर बच्चे पैदा होते सारे सरवाइव कर रहे हैं तो पॉपुलेशन भी तो कितनी बढ़ गई, हिंदुस्तान की तो बहुत सारी बढ़ गई, राइट। तो अब ये इस पैराग्राफ में तुम्हें पॉपुलेशन से रिलेटेड पॉइंट बताने वाले हैं जो एंट्रेंस पॉइंट से इंपॉर्टेंट हो जाएंगे, क्योंकि ये एग्जैक्ट डेटा है। कभी कभार डेटाबेस क्वेश्चन आ जाते हैं। वर्ल्ड पॉपुलेशन विच अराउंड 2 बिलियन, दैट इज 2000 मिलियन इन 1900। तो साइड में लिख लो 1900 में कितनी थी वर्ल्ड पॉपुलेशन। तो बेटा वर्ल्ड पॉपुलेशन की बात हो रही है, तो इसके ना कुछ पॉइंट्स बना लो सारे के सारे। वर्ल्ड पॉपुलेशन 1900 में कितनी बोल रहा है वो, और बिलियन और मिलियन में कंफ्यूज मत हो गया ना भाई साहब, हद हो जाएगी। 2 बिलियन, ओके, ब्रैकेट में इसी को 2000 मिलियन, तो वर्ल्ड पॉपुलेशन की बात कर रहे हैं। एंड टू अबाउट 6 बिलियन बाय 2000। तो अब दोबारा सेकंड, ये फर्स्ट पॉइंट है ना, तो सेकंड पॉइंट कैसे बनेगा, 2000 में वर्ल्ड पॉपुलेशन कितनी होगी, अराउंड 6 बिलियन। देखो अगर तुम टेक्निकली सोचो, ये जान के तुम्हें डॉक्टर बनने में एग्जैक्टली क्या मदद हो रही है, तो इसका जवाब तो मेरे पास भी नहीं होगा सच में, ठीक है। लेकिन क्या है ना कि कुछ डेटाबेस क्वेश्चन डायरेक्टली आ जाते हैं। अगर तुम सोचो इसमें, अगर तुम थोड़ा भी रट्टा मार लेते हो तो ये डायरेक्ट आंसर 4 मार्क्स के, मतलब फ्री के 4 मार्क्स है तुम्हारे, ठीक है। तो इसको इस तरीके से लिया करो कि हमें फ्री के 4 मार्क्स दे रहे हैं एंट्रेंस वाले, हमें बस खींचने हैं, ओके। और उसके बाद बोल रहे हैं एंड 7.2 बिलियन इन 2000। थर्ड पॉइंट बन जाएगा कि अराउंड 2011 में वर्ल्ड की पॉपुलेशन हो गई थी अराउंड 7.2 बिलियन। मैंने 3 पॉइंट में इस पैराग्राफ को सम अप दिया, इसलिए मुझे इस पैराग्राफ में कुछ भी अंडरलाइन करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मैंने इसको साइड में सम अप कर दिया। पागल नहीं होना जबरदस्ती। आ गया। अ सिमिलर ट्रेंड वाज ऑब्जर्व्ड इन इंडिया। तो बेटा पेज के नीचे की साइड में या कहीं पे बना लो अब इंडिया का, कि स्पेसिफिकली इंडिया की क्या बात कर रहे हैं। ये डेटा को मिक्स मत कर देना, इंडिया का अलग है और वर्ल्ड का अलग बात कर रहा है। वर्ल्ड में भी इंडिया आता है, लेकिन इंडिया की स्पेसिफिक बात कर रहा है। दैट आवर पॉपुलेशन वाज अप्रोक्सीमेटली 50 मिलियन एट द टाइम ऑफ आवर इंडिपेंडेंस, ठीक है। इंडिपेंडेंस कौन से ईयर में हुई थी, 1947. 1947। तब इंडिया की पॉपुलेशन कब थी, कितनी थी, 350 मिलियन। 350, एंड इट हैज रीच क्लोज टू द बिलियन मार्क बाय 2000। बेटा 2000 में कहाँ तक पहुंच गई, अप्रोक्सीमेटली, बोलो भाई सोना नहीं है, बिलियन मार्क। बिलियन तक पहुंच गई। मैम बिलियन तक। जब तुमको नींद आने लग जाए ना, तो तुम बोलना स्टार्ट कर दिया करो थोड़ा ऊंचा। तुम बेशक पागल लगोगे, सॉरी, ओके, तुम थोड़े से पागल लगोगे, तुम थोड़े हो भी पागल, लेकिन इट्स ओके, सोना नहीं है। और इसके बाद क्या है, May 21, बस ये लिखनी है 2011 में। इसकी भी 2011 में लास्ट पॉपुलेशन दी थी, इंडिया की भी नोटिस करिए 2011 में कहाँ तक पहुंची है, May 2011 तक अराउंड 1.5 बिलियन। क्या मस्त तरक्की कर रहे हैं हम लोग, ठीक है। तो ये डेटा हमने यहाँ लिख लिया।
तो ये ट्रेंड हमने देखा कि इंक्रीज करती जा रही है। अब एक पॉइंट है जो इंपॉर्टेंट है, जो हम सब अंडरलाइन करने वाले हैं, दैट इज अ रैपिड डिक्लाइन इन डेथ रेट, दैट इज मैटरनल, मैटरनल मतलब मदर मोर्टेलिटी डेथ रेट, तो मदर का मोर्टेलिटी रेट और इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, as well as increase in the number of people in reproducible age are probable reason for this। तो ये जो तुमने ट्रेंड देखा है ना, इंक्रीज इन पॉपुलेशन, इसके ये रीजन ये बता रहे हैं, ठीक है। तो इंक्रीज इन पॉपुलेशन का एक रीजन ये हो सकता है मैटरनल मोर्टेलिटी रेट, MMR, इसको लिख लो 1, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट इसको लिख लो 2, और इंक्रीज इन नंबर ऑफ पीपल इन रिप्रोड्यूसिबल एज, इस पॉइंट को लिख लो 3। सो 3 रीजन है किसके लिए रिस्पॉन्सिबल, प्रोबेबल रीजन फॉर दिस, ओके। प्रोबेबल रीजन ऑफ दिस को काट के चाहे लिख लो इंक्रीज इन पॉपुलेशन। तो तुमको ये पेज देख के समझ में आ जाएगा कि यार ये जो इंक्रीज इन पॉपुलेशन ये लेफ्ट साइड में मैंने लिखा है ना, उसके ये 3 रीजन है। नीट पूछ सकता है इंक्रीज इन पॉपुलेशन के विच ऑफ द फॉलोइंग आर द मेजर रीजन फॉर इंक्रीज इन पॉपुलेशन, वो ऐसे पॉइंट्स देगा ना जो बिल्कुल सही लगेंगे तुम्हें। लेकिन तुमको याद रखना है नीट ने एनसीईआरटी ने क्या मेंशन किया, क्योंकि यही आपकी रेफरेंस है। समझ में आई बात? Yes, ma'am. Yes, ma'am. ओके, आ जाओ फिर आगे चलूं। Yes, ma'am. Yes, ma'am. ma'am. शाबाश। थ्रू अ रिप्रोडक्टिव हेल्थ चाइल्ड हेल्थ केयर प्रोग्राम, RCH की फुल फॉर्म, जिसने नहीं करी अभी भी देख लो, अंडरलाइन कर लो दोबारा आगे। Though we could bring down the population growth rate, it was only marginal। हम लोग कुछ टेक्निक से पॉपुलेशन ग्रोथ रेट कम कर सकते हैं, पर बेटा बहुत कम है, बढ़ने का रेट बहुत ज्यादा है, ठीक है। According to 2011 census report, population growth rate was less than 2%, and a rate to which our population could increase rapidly. Such an alarming growth rate could lead to an absolute scarcity of even the basic requirement। तो ये कह रहे हैं कि इंक्रीज इन पॉपुलेशन जो हो रही है उसका लॉस क्या है। अच्छा, बढ़ रही है पॉपुलेशन तो तुमको क्या दिक्कत है, हमारे देश की बढ़ रही है, दिक्कत क्या है इससे? वो यह दिक्कत मेंशन कर रहा है कि क्यों प्रॉब्लम है, दैट यहाँ से growth rate could lead to an absolute scarcity of even the basic requirements like food, shelter and clothing in spite of significant progress made in those area। ठीक है, तो यहाँ पर इन्होंने ये पॉइंट मेंशन करे कि इंक्रीज से हमें प्रॉब्लम क्या है, तो ये अंडरलाइन कर सकते हो तुम, अलार्मिंग ग्रोथ से अंडरलाइन करना, ठीक है। ये स्कूल के पर्सपेक्टिव से भी इंपॉर्टेंट है और बेटर नीट भी कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन में डाल सकता है, बनता है। In spite of significant, okay, therefore the government was forced to take up serious measure to check this population growth rate। ये करने की जरूरत नहीं है, समझ आया इतना क्लियर? Yes, ma'am. Yes, ma'am. पानी ब्रेक बनता है। Ma'am, last sentence in 2000, so data gonna change in new NCERT, we have to learn new data or not? बेटा जैसे NCERT का जो लेटेस्ट वर्जन होगा ना, उसके अंदर का डेटा ही आपको फॉलो करना होगा। तो ये NCERT अपडेट धीरे धीरे होती है, डेटा इतनी जल्दी चेंज नहीं करते हैं ये। नींद आ रही है आर्यन? सो जा बेटा, सो जा, तू सो जा, ये क्रैक कर लेंगे नीट। नींद आ गया आर्यन को? चलो इसके बाद एक इंटरेस्टिंग फैक्ट बताऊंगी आर्यन, बस हिम्मत करके एक पैरा कर ले। अच्छा चल 2 पैरे कर ले, ठीक है। चलो भाई, जिनको नींद आ रही है हाथ रखो, आंखों पे लगाओ, और जिनको जुकाम है वो ऐसे कर लो। ओह गॉड, बहुत ज्यादा जुकाम हो गया मुझे। कल तो मुझे बहुत मजा आया लेकिन आज ज्यादा जुकाम हो गया। मैम आज आपने अरे चाय तुमने नहीं कभी वो पी? बोला था ना, मम्मी ने बनाई नहीं, कहते तू तो क्लास लेते लेते ठंडी कर देती है, फायदा क्या बनाने का, बाद में खुद बना लियो। मुझे लगता है मम्मी को पता चल गया मुझे खास पसंद नहीं आई उस दिन। अरे यार रुमाल भी नहीं है यहाँ पे। अरे तुमने गोला खाया है वो Yes, ऐसे, ma'am. वो बर्फ वाला? कौन सा वाला फ्लेवर पसंद है तुम्हें? कोला। Ma'am, mango and cola. कोला। साहिल सेविज टिपिकल इंडियन मॉम। तुमको बहुत पता है इंडियन मदर कैसी होती है, फॉरेनर मदर से मिला है ना तू। कोला काला खट्टा डिफरेंट होता है यार। मेरे को ना पता नहीं क्यों, मैं वहां गई उस पे वो सब काला खट्टा ही खा रहे थे, बच्चे बड़े खुश हो गए थे। मैं कहा मैं यही लूंगी, मैं भूल गई मैं छोटे होते खाए थे, पर वो बहुत टेस्टी था। मैम वो वो देखने भी में कोला टेस्टी जैसा होता था है। जैसा
अच्छा, 2 अलग है ना, मेरे साथ धोखा नहीं हुआ ना? फिर ठीक है, मुझे लगा मेरे डिफरेंट साथ है मैम। धोखा होगा। दोनों डिफरेंट है ना? या दैट्स इट, दैट्स व्हाट आई वांटेड टू नो। या वो टेस्टी था, लेकिन अच्छा था वो। ये है, मेले में आज भी वही वाली चीजें मिलती है जो मेरे बचपन में मिलती थी, तुम्हारे बचपन में भी। चलो, हम में कोई सिमिलैरिटी है। ऐसे मैं तुमसे बहुत ज्यादा बुजुर्ग हूँ, पर अच्छा लगा जान के कि आज भी कोला मिलता है, गोला, बर्फ वाला। ओके। अच्छा, अब साहिल को बहुत हंसी आ रही है। साहिल बेटा, आर्यन से आत्मा एक्सचेंज करी है तुमने? मुझे दूर से ना इस पैरे में हमेशा एक लाइन दिखती है, हम दो हमारे दो। पता नहीं, मुझे 2 पेरेंट 2 बच्चों के साथ खड़े हुए दिखते हैं जब भी मैं ये पढ़ती हूँ, पता नहीं क्यों। अंडरलाइन करने की जरूरत नहीं है बाय द वे। चलो, इसको खत्म करते हैं, इसके बाद एक इंटरेस्टिंग बात बताऊंगी। The most important step to overcome this problem is to motivate smaller family by using various contraceptive method. तभी तो पढ़ रहे हैं contraceptive method, ताकि population explosion को रोकने का सबसे बढ़िया तरीका है contraceptive method. इनको यूज करो. You might have seen advertisement in the media as well as poster bills showing a happy couple with 2 children with the slogan हम दो हमारे दो. मैं जब आंखें बंद करती हूँ, मुझे इस डायलॉग के साथ यही कपल दिखते हैं, 2 बच्चों के साथ. Many couple, mostly the young urban working ones, have even adopted a one child norm. मतलब कि जो वर्किंग पेरेंट्स हैं, उन्होंने अडॉप्ट कर लिया है कि उनका सिर्फ एक ही बच्चा हो, क्योंकि फाइनेंशियली सपोर्ट करना भी इजी होता है और पालना भी होता है. अब दोनों वर्किंग है तो उनके लिए दिक्कत हो जाएगी कि बच्चे की देखभाल कौन करे, राइट? Statutory raising of marriageable age of the female to 18 years and that of the males to 21 year and incentives given to couples with small family are 2 of the other measures taken to tackle this problem. हाँ बेटा, किरना, दिख रही हो तुम? 2 छोटी बहन लगाई है, कर ले बेटा मन कैमरा. हाँ, इस क्लास में बस मैं ही दिखूंगी, मैं ही स्टार हूँ यहाँ पे. तुम्हें नहीं बनना है, मेरा स्टारडम नहीं खाना है. इसमें क्या अंडरलाइन करना है? रेस कर दिया मैरिजेबल एज. किसकी मैरिजेबल एज को अंडरलाइन करो, उसके बाद अंडरलाइन करो फीमेल टू 18 ईयर्स और मेल टू 21 ईयर्स. तो फीमेल की एज 18 साल होनी चाहिए कम से कम, और मेल की एज होनी है 21 ईयर्स, तब उनकी मैरिज होनी चाहिए. मैरिजेबल एज को भी इंक्रीज कर दिया, पहले कम एज में भी शादी हो जाती थी. ठीक है, तो अब मैं इस पैराग्राफ को देखूंगी तो सबसे पहले मुझे देखिए कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड. मेरे को बिल्कुल समझ नहीं आएगा मैं क्या बोल रही हूँ. तो इसको अंडरलाइन करने की जरूरत नहीं है. अब मैं इस पेज को देखूंगी, मुझे दिखेगा मैरिजेबल एज फीमेल के 18, मेल की 21. ये हो गया मेरे शॉर्ट नोट्स. ठीक है, अब incentives given to the couples with small family are 2 of the other measures taken to tackle this problem. So incentives given to couples with smaller families, मैं इसको भी कर सकती हूँ. तो मुझे इतने में वैसे समझ आ जाएगी कि यहाँ पे बात क्या हो रही है. ये मेजर्स है पॉपुलेशन को कम करने के लिए. ओके, लेट अस डिस्क्राइब सम ऑफ द कॉमनली यूज्ड कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड विद प्रिवेंट अनवांटेड प्रेगनेंसी. तो अनवांटेड प्रेगनेंसी को बचाने के कॉन्ट्रासेप्टिव्स की फाइनली है बात करने लगे हैं. इतनी देर से इन्होंने बात नहीं की, फिर से इतना सारा पढ़ा लिया. चलो, एक पैरा और, आर्यन एक पैरा और, उसके बाद भागना मत, तुम हिम्मत रखो. एन आइडियल कॉन्ट्रासेप्टिव शुड बी यूजर फ्रेंडली. बेटे फीचर बता रहे कॉन्ट्रासेप्टिव के, ये आ गया तुम्हारे नीट स्पेशल. क्वेश्चन तो यहीं से आएंगे, नोट्स में मैंने लिखवाया है लेकिन फिर भी लिख लो. एन आइडियल कॉन्ट्रासेप्टिव, ये इसको ऐसे से ये ना लहर सी बना लो. आइडियल कॉन्ट्रासेप्टिव, पहला पॉइंट यूजर फ्रेंडली होना चाहिए. दूसरा पॉइंट इजीली अवेलेबल होना चाहिए. ये बना ले साफ साफ से पॉइंट, इसलिए मैंने बोलता पेन और हाइलाइटर मत लाना. इफेक्टिव होना चाहिए, ये मैं तीसरा पॉइंट बनाऊंगी. रिवर्सिबल होना चाहिए विद नो एंड लीस्ट साइड इफेक्ट्स, ये मेरा 4th पॉइंट है. तो एक आइडियल कॉन्ट्रासेप्टिव के 4 पॉइंट्स यहाँ लिखे हैं. नीट का क्वेश्चन बनता है, स्कूल का क्वेश्चन बनता है, बेटा वाइवा का भी बनता है. इट शुड it also should in no way interfere with sexual desire. No से अंडरलाइन करूंगी, वे इंटरफेयर विद द सेक्सुअल डिजायर. यहाँ तक तो ये हो गया मेरा 5th पॉइंट कि सेक्स की एक्टिविटी में कोई डिस्टर्बेंस नहीं होनी चाहिए. इसकी फिर क्या फायदा कॉन्ट्रासेप्टिव का ना, वो इंटरफेयर कर रहे हैं नॉर्मल लाइफ में. A wide range of contraceptive methods are presently available which could be broadly grouped into following categories. तो अभी तक मैंने बस ये पॉइंट अंडरलाइन किया. ठीक है, मैरिजेबल एज पता चल गई मुझे कि इंसेंटिव्स भी दिए जाते हैं फैमिली को, छोटी फैमिली रखने पे, और आइडियल कॉन्ट्रासेप्टिव के 5 फीचर्स क्या है. क्लियर? यस मैम. अब देखो अब ये बता रहे हैं कि कॉन्ट्रासेप्टिव्स को हम कैसे कैटेगराइज कर सकते हैं. ठीक है, तो एक होते हैं नेशनल और ट्रेडिशनल,
फिर होते हैं दूसरे बैरियर, तीसरे आईयूडीज, चौथे और कॉन्ट्रासेप्टिव, फिर इंजेक्टेबल्स, इम्प्लांट्स और सर्जिकल। तुम चाहो तो इन्हें अंडरलाइन कर सकते हो ए बी सी डी, और चाहो तो ना करो क्योंकि हमने ये एक एक करके पढ़ना ही है आगे, तुम्हारी मर्जी है। मैम पहले से करा है। अरे बहुत चालाक बच्ची है, हैं? पहले से कर लिया? मैम स्कूल में करवाया था। ओह अरे वाह, वेरी गुड, तो बहुत अच्छा पढ़ा रहे हैं फिर। चलो चले आगे। यस मैम। Yes, ma'am. Yes, ma'am. याद रखनी है, लीव नहीं करना है मीटिंग, ठीक है? सुनना है इसको, काम आएगा ये। बताओ भी कौन है ये? कौन है ये? हेमा दास। कौन है हेमा दास? Athlete. मैम कौन है? हेमा दास एक एथलीट है जिसके बारे में तुम्हें पता होना चाहिए। 2000 में पैदा हुए थे, बहुत छोटे हैं उम्र में, और अब तो ये पुलिस ऑफिसर है। इन्होंने क्या किया था, ये असम से है और असम में इनको बेस्ट स्प्रिंटर माना जाता है, असम में क्या वर्ल्ड में माना जाता है। ये पहली फीमेल है जो 2018 में हमारे लिए गोल्ड लेकर आई है। ओके, इनका नाम है हेमा दास। इनको फुटबॉल खेलने का बहुत शौक था, लेकिन इनको पता था, इनको असम से पढ़ाई हुई है इनकी, तो इनको पता था कि ज़्यादा स्कोप ना फुटबॉल में फीमेल का इंडिया में है नहीं, तो इनकी स्पीड देख के, और इनके पास शूज़ नहीं होते थे खेलने के लिए, तो ये नंगे पैर खेलती थी। इनके दोनों देखो यहाँ लिखा है इन्होंने, बोथ माई पेरेंट्स वर राइस फार्मर्स, इट आई कुड नॉट अफोर्ड शूज़ बट दे आस्क्ड मी टू मेक द बेस्ट ऑफ व्हाट आई हैव। तो इनके पास शूज़ नहीं होते थे, तो ये नंगे पैर खेलते थे फुटबॉल। तो फिर इनके कोच ने नोटिस किया, तो फिर उन्होंने इनको सजेस्ट किया कि तुम रनिंग में जाओ, रनिंग में बहुत स्कोप है। तो इन्होंने रनिंग की प्रैक्टिस करनी स्टार्ट करी, और फिर ये वहाँ से एथलीट बने। तो ये क्या करते थे, इनको ब्रांडेड शूज़ का बहुत शौक था, क्योंकि रनर्स को होता है ना, होने चाहिए, तो इनको बहुत शौक था एडिडास का। तो इनके जो जो नॉर्मल शूज़ थे, ये उसके ऊपर ना ऐसे पेन और स्केच पेन से एडिडास लिख के भागते होते थे प्रैक्टिस के टाइम पे। और नाउ इन टूडेज वर्ल्ड, नाउ शी इज़ एन एथलीट, और वर्ल्ड रिनाउंड एथलीट है ये हिमा दास। अगर तुम्हें नहीं पता तो ज़रूर एक बार गूगल करना। सिर्फ अपना सब्जेक्ट नहीं पढ़ना होता, लेकिन आपको पता होना चाहिए आपके देश में प्राउड किसे कहते हैं और कौन एथलीट्स है। ये हीरोज होते हैं, नेशनल हीरोज। सो अब एडिडास ने एक्चुअल में शूज़ निकाले जिनके ऊपर हेमा दास का नाम है। तो पहले कभी ये चाहती थी इनके पास एडिडास के शूज़ हो, और अब एडिडास के शूज़ के ऊपर इनका नाम है और लोग इनके नाम के शूज़ खरीदते हैं। सो दिस इज स्टोरी ऑफ हेमा दास। अब ये पुलिस ऑफिसर है और एथलीट तो है ही है, और ये छोटी सी है। तो इट्स एन मोटिवेशन की कांस्टेंट एफर्ट क्या होता है। सोचो उनके पास शूज़ नहीं थे, फिर भी वो रनर है, स्प्रिंटर है, मतलब कमाल है ना, राइट? तो कांस्टेंट एफर्ट तो करते हैं। चले, Yes, ma'am. यस मैम। क्वेश्चन आ रहा है? ओके, रेडी? एफर्ट्स के लिए तैयार? Yes, Yes, ma'am. ma'am. यस 1 मैम। 2 and 2 3 गो। ट्वेंटी सेकेंड्स लेफ्ट। ओनली साहिल हैव आंसर्ड, सो तुम्हारा आगे। ओके, गुड। कृतिका इज हियर, कुलदीप इज हियर, गुड गुड। कम ऑन कम ऑन। वो दो ऑप्शन ढूंढ लो जो तुमको ज़्यादा आते हैं, सब जानना ज़रूरी नहीं होता। देवेश का आंसर डिफरेंट है। जिन्होंने पढ़ा होगा, हेमराज, आर्यन, काफ़ी बच्चों का एक ही आंसर है। ओके, आर्यन, गुड। ओके, स्टॉप। चलो देखते हैं। ओके, अभी का आंसर काफ़ी डिफरेंट है। ऑलराइट, चलो किससे स्टार्ट करें? सबसे पहले मेरे को सबसे इजी लगा लैक्टेशनल एमिनेरिया, ठीक है, इसको स्टार्ट में करते हैं। ओके, शरुति बस
अब वेट करना पड़ेगा, लेट हो गया। लैक्टेशन एंड एमेनेरिया का क्या मतलब होता है, कौन बताएगा? मतलब The period after parturition. पीरियड आफ्टर पास्चुरेशन, जब मदर की ब्रेस्ट फीडिंग का टाइम होता है बच्चे की, जब ब्रेस्ट में मिल्क बनता है, राइट? तो कहाँ है ये ऑप्शन? इनहिबिट ओव्यूलेशन, एब्सेंस ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल एंड ओव्यूलेशन, फॉलोइंग पास्चुरेशन, दे कवर द सर्विकस म्यूकस। तो कौन सा आंसर बनता है इसके साथ? मैम थर्ड। Ma'am, third. एब्सेंस ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल एंड ओव्यूलेशन, कोई मेंस्ट्रुअल साइकिल नहीं होती क्योंकि अभी मिल्क बन रहा होता है, तो वो हार्मोन, कौन सा हार्मोन? प्रोलैक्टिन एफएसएच और एलएच की कॉन्सेंट्रेशन को नीचे रखता है। पार्चुरेशन के बाद यही प्रोसेस होता है, राइट? तो डी का थर्ड है, तो कहाँ है मेरा डी का थर्ड? ये रहा डी का थर्ड, ये रहा, यानी कि ऑप्शन नंबर 1 और 4 तो नहीं है। दो ऑप्शन तो ऐसे कट गए, ऐसे करते हैं आंसर, राइट? अब इन दोनों के बीच में देखना है। अच्छा, इसके बाद मुझे जो बढ़िया वाला लगता है वो कौन सा है? चलो कॉन्ट्रासेप्टिव पिल ले लेते हैं। Inhibit ovulation and implantation, increase phagocytosis of sperms within uterus. They cover the cervix, blocking the entry of the sperm. किसके साथ आंसर जाएगा? फर्स्ट। फर्स्ट। अच्छा मुझे बताओ, ब्लॉक जब मैंने बोला एंट्री को ब्लॉक कर दिया, वो कौन ब्लॉक करेगा? डायफ्राम। डायफ्राम। देखो, ब्लॉक ऑफ द सर्विक्स से एंट्री को जो ब्लॉक करेगा वो डायफ्राम है, ठीक है? अगर मैं यूट्रस बोलती तो वो हो जाते इंट्रा यूटेराइन डिवाइस, तो ऑप्शन पढ़ते मुझे पता चल गया था, ठीक है? तो अगर तुम्हें ये नहीं पता चला कॉन्ट्रासेप्टिव पिल का, इसका पॉइंट थोड़ा डिफिकल्ट है, तो यहाँ ले लो डायफ्राम। डायफ्राम ए के साथ जा रहा है फोर्थ, ए के साथ फोर्थ ये रहा, और ए के साथ थर्ड है, ये ले लो। ओ सॉरी, ये क्या कर दिया मैंने, हाँ ए के साथ फोर्थ ये रहा, और इसमें नहीं है। सो आंसर क्या बना? सेकंड। सेकेंड। मुझे बाकी देखने की जरूरत भी नहीं पड़ी थी, चेक कर सकते हो। तो इसी ने कहा ना, दो ऑप्शन से ही आंसर हो जाता है इसका। मैम प्रॉब्लम है कि मैं बड़े क्वेश्चन पर आ जाता हूँ। अरे मैंने तुम्हें कहा ना, क्वेश्चन जितना लेंथी होता है आंसर उसी के अंदर होता है, तो उसको सोचना भी नहीं है डायफ्राम होता क्या है, इतने सारे ऑप्शन ऑलरेडी दे रखे हैं। तो बड़े क्वेश्चन का मतलब है पक्का होंगे, श्योर क्वेश्चन होते हैं ये, क्योंकि इन्हीं में आंसर होता है। लॉन्ग क्वेश्चन का ये फायदा होता है, उन्हीं में आंसर होता है, ठीक है? घबराना नहीं है। ले कमाल है। ओके चलो भाई, अब आ जाओ नेचुरल मेथड्स। कराऊं? Yes, ma'am. Yes, ma'am. मेरे एक मिनट में मुझे डोर लॉक करना है, रीड करना है, इससे मैं भी आई, जाना मत। Okay, ma'am. Ma'am. जो बच्चा थक गया है वो याद करे, भूलना मत कि एक लड़की को जूते चाहिए थे, तो उसने इतनी अचीवमेंट करी कि अब जूते उसके नाम के आते हैं। उस जूते बनाने वाली कंपनी को वो लड़की का नाम चाहिए था, परमिशन लेके अब उसके नाम के शूज बनाती है वो, समझ रहे हो? तो जिनको थकावट हो रही है वो समझ ले कि हार्डवर्क का कोई सब्स्टिट्यूट नहीं होता, लेकिन उसका रिजल्ट एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी होता है, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी। ओके तो आ जाओ, अब कुछ नहीं होता, पढ़ लेंगे फटाफट। अकेले पढ़ने से अच्छा है एक साथ पढ़ रहे हैं, कितने सारे लोग एक साथ एनसीईआरटी पढ़ रहे हैं बताओ। चलो भाई, नेचुरल मेथड्स। वर्क ऑन द प्रिंसिपल ऑफ अवॉइडिंग चांसेस ऑफ ओवरमन स्पर्म मीटिंग। तो नेचुरल मेथड का पर्पस क्या है, किस प्रिंसिपल पे वर्क करते हैं वो? दैट दे वांट टू अवॉइड चांसेस ऑफ ओवम स्पर्म मीटिंग। तो स्पर्म और ओवम की मीटिंग को रोकना चाहते हैं, ओवम और स्पर्म को मिलने नहीं देंगे, ठीक है? क्या कर दिया इन्होंने, इनको जुदा कर दिया, सेपरेट रखो, साइड में लिख दो, जुदा कर दो, क्या फर्क पड़ता है, अपने तरीके से याद करना है, कौन सा हार्ड एंड फास्ट रूल है, तो रख लो। नेचुरल मेथड प्रिंसिपल ऑफ अवॉइडिंग चांसेस ऑफ ओवम एंड स्पर्म मीटिंग, इसे अंडरलाइन करो, ये इसका प्रिंसिपल है, तो ये इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है। जब क्वेश्चंस आते हैं और उसमें बहुत सारे ऑप्शन आते हैं तो कंफ्यूजन होती है, ठीक है? अब इसी के अंदर 3 मेथड है नेचुरल मेथड के, तो इसी को देखो, पीरियोडिक एब्सिस्टेंस, इसके लिए ऊपर लिखो 1, विड्रॉल और क्वार्टस इंटरप्टस 2 नाम है इसके, और लैक्टेशन एंड एमेनेरिया, तो तुमको इतना पता है ये थर्ड है। तुमको पता है विड्रॉल को क्वार्टस इंटरप्टस भी कहते हैं, तो हो सकता है क्वार्टस इंटरप्टस आ जाए, तो कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है? तो इसको सेकंड लिख लो, राइट? तो तुमको पता चल गया नेचुरल मेथड में प्रिंसिपल ये है, और ये 3 टाइप के होते हैं, इस पेज को देखते ही पता चल जाएगा मुझे,
right? So periodic abstinence is one such method in which couple avoid abstain from coitus from day 10 to 17 of the menstrual cycle when ovulation could be expected. As chances of fertilization are very high during this period, it is called fertile period. 2 लाइंस बनती है इसमें से जो क्वेश्चन की बनती है. क्या periodic abstinence का मतलब क्या है? यहाँ से अंडरलाइन करेंगे हम. couple avoid or abstain from coitus from day 10 to 17. 10 to 17 के ऊपर ऐसे डब्बा बना लो, जरूरी है ये, ठीक है, कि इस टाइम पे वो क्वार्टर्स को अवॉइड करते हैं क्योंकि मेंसेस उस टाइम नहीं हो रही होती, राइट? और दूसरा चीज क्या बोल रहे हैं, डेट 10 to 17 को हम कहते हैं फर्टाइल पीरियड. इसके साथ मैं यहाँ लिख सकती हूँ, नहीं तो जिसको है कि भाई मैं कंफ्यूज हो जाऊंगा, यहाँ लिख लो फर्टाइल पीरियड. एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग कौन सा डे है, डेट 10 to 17, इसको हम कहते हैं फर्टाइल पीरियड. सीधा फोन नंबर का क्वेश्चन बनता है ये. वो कितना है 11 से, वो तुम कैसे कर देंगे 9 to 17 हो गया ना, ऑप्शन गलत. तो इतना स्पेसिफिक अगर आ गया तो फंसोगे नहीं, राइट? इतना अंडरलाइन कर लो. सेकेंड है हमारा विड्रॉल और क्वार्टस इंटरप्टर इज अनदर मेथड इन विच द फीमेल पार्टनर, सॉरी मेल, अब जहां से अंडरलाइन करूँ वहीं से करना है, इन विच मेल पार्टनर विड्रॉज हिज पीनस फ्रॉम द वेजाइना जस्ट बिफोर इजैकुलेशन. सीधा उसने वेजाइना से रिमूव कर लिया, ठीक है. सो टू अवॉइड इंसेमिनेशन, तो इजैकुलेशन का मतलब है जब सीमन रिलीज होता है, इंसेमिनेशन का मतलब है जब पेनिस इंसर्ट होता है फीमेल की रिप्रोडक्टिव सिस्टम में. तो जिन बच्चों को मतलब नहीं पता इजैकुलेशन का, वो लिख लो कहीं पे सीमन रिलीज है. ये बहुत स्पेसिफिक डिफरेंसेस है. इजैकुलेशन का मतलब है सीमन रिलीज, सिर्फ स्पर्म रिलीज नहीं होता, उसमें सीमन होता है वो पूरा, ओके. और इंसेमिनेशन का मतलब है penis penetration. Clear? Yes, ma'am. Okay. Yes, ma'am. लास्ट पे आ गया हम. लैक्टेशन एंड एमेनोरिया, एब्सेंस ऑफ मेंस्ट्रुएशन. सो लैक्टेशन एंड एमेनोरिया का मतलब है एब्सेंस ऑफ मेंस्ट्रुएशन, तो मेंसेस नहीं होते. इज बेस्ड ऑन द फैक्ट दैट ओवुलेशन एंड देयरफॉर द साइकिल डू नॉट अकर ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ इंटेंस लैक्टेशन फॉलोइंग पार्चुरेशन. ओके, सो ये क्या कह रहे हैं कि लैक्टेशन एमेनोरिया को यहाँ से कर सकते हैं, ओवुलेशन and therefore the cycle do not occur during the period of intense lactation following parturition. तो अगर तुम देखो तो पिछले वाले क्वेश्चन में भी ये लाइन कहीं ना कहीं आ रही थी ना, एब्सेंस ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल एंड ओवुलेशन फॉलोइंग पार्चुरेशन. देखो घुमा फिरा के उन्होंने वही लाइन जो अभी हमने एनसीईआरटी में पढ़ी, यहाँ पर भी एक ऑप्शन में डाल दी ना. तो अगर तुमने एनसीईआरटी के थ्रू पढ़ा होगा तो तुम बहुत जल्दी आंसर ढूंढ लोगे. इसको कहते हैं प्रैक्टिस. प्रैक्टिस मेक्स यू परफेक्ट. तो ये प्रैक्टिस करने का तरीका है. तो यहाँ पर तुम ढूंढ लोगे, यार ये मैंने लाइन पढ़ी है एनसीईआरटी में, तो ये सेंस बना रही है. देखा सामने एग्जाम्पल है. Therefore, as long as mother breastfeeds the child fully, chances of conception are almost nil. Okay, तो इसको कर सकते हो अंडरलाइन जिसको नहीं याद रहता. Okay, now, however, this method has been reported to be effective only up to a maximum period of 6 months. तो ना इसको कहीं साइड में लिख लो, इतना लंबा लिखने की जरूरत नहीं है. सिंपली लिखो साइड में लैक्टेशन एंड एमेनोरिया, उसके नीचे लिखो इफेक्टिव अप टू 6 months पोस्ट पार्चुरेशन. तो पार्चुरेशन के बाद 6 महीने तक इसको मैक्सिमम इफेक्टिव माना गया है. ठीक है, साइड में छोटा सा नोट बना लिया. अब ये 2 पॉइंट इंपॉर्टेंट है. एज नो मेडिसिन और डिवाइसेस आर यूज्ड इन दीज मेथड्स, साइड इफेक्ट्स आर ऑलमोस्ट निल. तो पहला पॉइंट. दूसरा, चांसेस ऑफ फेलियर दाउ इन दिस मेथड्स आर ऑल्सो हाई. ये दूसरा पॉइंट है. तो इन दोनों पॉइंट को अंडरलाइन करके लिख लो रिजल्ट, कि इन टेक्निक से नेचुरल मेथड का रिजल्ट क्या है. फेलियर रेट ज्यादा है और साइड इफेक्ट 0 है. ओके, समझ आया क्या अंडरलाइन करना था? Yes, ma'am. ओके, तो ये मेथड्स में हमने बहुत सारे करे. अगली लाइन है द बैरियर मेथड, ओवम एंड स्पर्म आर प्रिवेंटेड. तो इसको ना यहीं से अंडरलाइन कर लो. बैरियर मेथड, उसके बाद ओवम एंड स्पर्म आर प्रिवेंटेड. देखो जब एक साथ लिखूंगी मैं नेचुरल मेथड और उसका प्रिंसिपल और बैरियर मेथड और उसका प्रिंसिपल, समझने में कंफ्यूजन हो जाएगी. दोनों सेम लगेंगे देखने में, इसलिए अलग से अंडरलाइन करके बार बार रीड करोगे तभी फर्क समझ आएगा. ओके, चलूं आगे. Yes, ma'am. Yes, ma'am. वैसे मैं तुमको बोल के आगे चली गई हूँ, है तो धोखा ही. कोई बात नहीं, चलो खत्म ही होने वाली क्लास, फिर तुम जाके रिलैक्स कर सकते हो. ओके, बैरियर मेथड.
ओवम एंड स्पर्म, ये इसका प्रिंसिपल है, ओवम एंड स्पर्म्स आर प्रिवेंटेड फ्रॉम फिजिकली मीटिंग विद द हेल्प ऑफ ए बैरियर। तो पीछे जाओ, अवॉइडिंग ऑफ चांसेस ऑफ ओवम एंड स्पर्म मीटिंग, हम इसमें चांस अवॉइड कर रहे हैं कि वो एक दूसरे से ना मिल पाए, किसी बैरियर के थ्रू नहीं कर रहे हैं, ठीक है, ये इस लाइन में लिखा है। और बैरियर मेथड में लिखा है कि हम उन दोनों को फिजिकली मीट करने से रोक रहे हैं। टेक्निकली डेफिनेशन दोनों सेम है, बस एक फर्क है, विद द हेल्प ऑफ बैरियर। तो मुझे इस वर्ड से याद रहेगा कि यार ये बैरियर मेथड का प्रिंसिपल है। समझ आई फर्क? समझा? अरे दिखा फर्क? सच मेथड आर अवेलेबल फॉर बोथ मेल एंड फीमेल, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अवेलेबल फॉर बोथ मेल एंड फीमेल, इतना अंडरलाइन कर लो। सर्च मेथड आर, इतनी लंबी इंग्लिश की कोई जरूरत नहीं है। बैरियर मेथड पे ऐसे गुचू 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 कर लो फिर उसके बाद ये डेफिनेशन हो गई और उसके बाद ये पॉइंट हो गया, ठीक है, कि दोनों के लिए अवेलेबल है बैरियर मेथड। उसके बाद कॉन्डम्स, कॉन्डम को ऐसे करना अंडरलाइन, उसके बाद इसके नीचे करना थिन रबर होती है, लेटिक्स की शीट होती है, ओके। और ये किस लिए यूज होती है? कवर द पीनस इन मेल और वेजाइना एंड सर्विक्स इन द फीमेल। इतना ही अंडरलाइन करो ताकि मैं शीट को देखूं तो मैं देखूं कॉन्डम, थिन रबर और लेटिक्स शीट, ये इसकी कॉम्पोजिशन है। फीमेल के पेनिस को कवर करने के काम आएगी और मेल में वेजाइना सर्विक्स दोनों, यूट्रस को नहीं कवर करने जा रही है, ओके। तो ऐसे ये कंफ्यूज करते हैं तुम्हें, तुम्हारे जज्बातों के साथ खेलते हैं, तो खेलने नहीं देना है, ओके। जस्ट बिफोर द क्वार्टस सो दैट उल्टा बोल दिया मैंने? तुम समझ गए ना मेरी भावनाओं को सो ये मेल के केस में पीनस कवर करने के काम आती है और फीमेल में वजाइना सर्विक्स, यूट्रस कवर करने के काम नहीं आती फीमेल के केस में। अब ठीक है? अब ठीक है? ओके Yes, sir. Yes, sir. वो कितना खुश हो गया अच्छा, just before coitus so that the ejaculated semen would not enter into the female reproductive tract. So condom बचाता है कि semen would not enter into the female reproductive tract. वैसे तो इतनी नॉलेज होती है सबको, पर फिर भी अंडरलाइन कर लो इतना, ठीक है। This can prevent conception. अब एक एग्जाम्पल आता है इसमें निरोध का एनसीईआरटी में, ये मैंने तुमको नोट्स में नहीं लिखवाया था, ठीक है। तो यहाँ पर इसको अंडरलाइन कर लो क्योंकि मैंने नोट्स में नहीं लिखा है। कल को पेपर अगर तुम बोलो कि मैम देख लो आपने तो धोखा कर दिया, तो यही मैं बता रही हूँ कि लिखा है इसमें, मैं करवा रही हूँ अंडरलाइन निरोध इज अ पॉपुलर ब्रांड ऑफ कॉन्डम फॉर द मेल। बेटा मेल के लिए है, बहुत टाइम से इस पर कोई क्वेश्चन नहीं आया, पर फिर भी लिख लो कॉन्डम फॉर द मेल, निरोध और उसके बाद कॉन्डम फॉर द मेल, हो गए। यूज ऑफ कॉन्डम, निरोध लिखवाया था मैंने? यस मैम, बताया था आपने। मैं बहुत टैलेंटेड हूँ, मैं भूल गई। अरे तुमने मेरा लेक्चर ध्यान से सुना है शुक्र है, मैं सुनते हो तुम। अरे वाह। यूज ऑफ condoms has increased in recent year due to its additional benefits. So इसके additional benefits को जरा अंडरलाइन कर लेना बेटा, ठीक है। तो कॉन्डम एंड एडिशनल बेनिफिट्स, कि कहीं समझ लो सिर्फ निरोध का ही एडिशनल बेनिफिट है, ऐसा नहीं है, ओके। कॉन्डम के एडिशनल बेनिफिट्स है जो पता होने चाहिए। That it protects the user from contracting STDs and like AIDS. Both male and female condom are disposable. पहला प्रॉफिट है इसका कि STD से बचाता है। दूसरा है ये डिस्पोजेबल है, आराम से फेंक सकते हो। कैन बी सेल्फ इंसर्टेड, खुद से इंसर्ट हो जाता है, मेडिकल प्रोफेशनल नहीं चाहिए, तो किसी को पता नहीं चलेगा ना कि कोई इंडिविजुअल सेक्सुअल एक्ट में इन्वॉल्व हो रहा है, किसी की परमिशन नहीं चाहिए, आप अपने आप डिसाइड कर सकते हो, ये प्रिवेसी देता है आपको। एंड देयर बाय गिव्स प्राइवेसी और प्रिवेसी टू द यूजर, राइट। ये फोर्थ पॉइंट लिख लो, इसलिए कॉन्डम बहुत ज्यादा यूज होते हैं दुनिया में, ठीक है। समझ आई? ये इसके पॉइंट्स है जो तुमको याद रखना है, ओके। STI मतलब सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शंस, ओके। डन 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 डन। यस मैम। Done, ma'am. ओके, अगला आ गया Yo. डायफ्राम, सर्विकल कैप्स एंड वॉल्स। ये भी बैरियर्स है, इसको नहीं आती है बैरियर्स है बेटा, घर को कितनी बार तो बता दिया ये भी बैरियर्स है। हाँ मैम आप अभी भी मैंने कुछ उल्टा बोल दिया क्या? No. No, ma'am. बिल्कुल सही था। मैम ठीक है, हाँ बिल्कुल, हो गधे हो तुम ये भी बैरियर्स है, ये बने होते हैं मोस्टली रबर से, that are inserted in female reproductive tract to cover the cervix during coitus. बेटा बहुत ध्यान से देखना, इसने बड़े चालाकी से एक लाइन को बीच में डाल दिया है,
हमारी आंखें चकमा खा सकती है पर हमने खाना नहीं है चकमा, हमने सिर्फ समोसे खाने हैं। मेरी मम्मी समोसे लेने गई है समोसे खाऊंगी मैं। डायफ्राम सर्विकल कैपर वॉल्ट कवर द सर्विक्स और ड्यूरिंग क्वाइटस। ओके, तो ये सर्विक्स को कवर कर रही है, ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट हो गया। ये बहुत स्पेसिफिक टाइप ऑफ क्वेश्चंस है और ये डिफिकल्ट लगते हैं स्टूडेंट को क्योंकि एनसीईआरटी में कहीं छुप के लिखे हुए होते हैं, तो इससे से पूरी सारी लाइनें हटा के इसको निकालना होता है उससे। ओके, तो ये कवर करती है सर्विक्स को। दे प्रिवेंट कंसेप्शन बाय ब्लॉकिंग द एंट्री ऑफ द स्पर्म थ्रू द सर्विक्स। तो वैसे तो बात अंडरस्टूड थी ये, लेकिन तुम लिख सकते हो कि ये इसका प्रिंसिपल हो गया या इसकी वर्किंग होगी कि कर क्या रही है। वर्किंग इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन में जैसे पिछले क्वेश्चन में आई थी मिक्स करके आ जाती है। अब देखो इसके प्रॉफिट्स क्या है, दे आर रीयूजेबल। पहला कि ये रीयूजेबल होते हैं, इसका सबसे अच्छा प्रॉफिट है। और दूसरा इसकी एफिशिएंसी कैसे बढ़ा सकते हो, ये क्वेश्चन मैंने किसी एंट्रेंस में पढ़ा भी है कि स्पर्मिसिडल क्रीम, स्पर्मिसिडल मतलब स्पर्म्स को किल करने वाली क्रीम। स्पर्म को किल करने वाली, स्पर्मिसिडल स्पर्म को किल करने वाली क्रीम्स होती है, जेलीज होती है एंड फॉर्म्स होती है जो यूज कर सकते हैं इन बैरियर्स के साथ ताकि इनकी कॉन्ट्रासेप्टिव एफिशिएंसी बढ़ा सके। तो वो तुमसे ऐसे पूछ सकते हैं कॉन्ट्रासेप्टिव एफिशिएंसी बढ़ाने के लिए क्या लगा सकते हो, क्या यूज कर सकते हैं, तो हम इन्हें यूज कर सकते हो। तो बेटा ये पूरी लाइन अंडरलाइन कर लेना, ये लास्ट की लाइन ना छूट जाती है और ये 4 नंबर के हमारे पेपर में खा जाती है। ओके, समझ आया इस पेज में क्या क्या करना था? कोई डाउट? क्या डाउट है बताओ। मैम कोई डाउट नहीं। अच्छा, टाइम तो नहीं हो गया ना? डाउट। पता चला सर बैठ के देख रहे हैं मैम मैं क्यों एनसीईआरटी एनालाइज कर रहा हूँ अरे ये कॉपर्टी है बेटा, डायग्राम आ गया एनसीईआरटी में तो भगवान हो गए ये। अब तो इन्हें करना पड़ेगा, याद रखना कॉपर टी था ये, कॉपर रिलीजिंग क्या है ये, कॉपर रिलीजिंग आईयूडी, यही लिख लो इसको आईयूडी, कॉपर रिलीजिंग। ठीक है, यही लिख लो आईयूडी है ये। Another effective and popular method is the use of intrauterine devices. Dun-dun-dun-dun. These devices are inserted by the doctors and expert nurses. ठीक है, IUDs को कर लिया, उसके बाद inserted by doctor and nurses. ये इनकी मदद से बॉडी में इंसर्ट होते हैं, खुद स्टंट नहीं करते हैं। इन द यूट्रस थ्रू वेजाइना, इतना अंडरलाइन कर लो कि इंट्रायूटेराइन डिवाइसेस को मेडिकल प्रोफेशनल चाहिए। क्वेश्चन ये नहीं बोलेगा सीधा, वो ये पूछ सकता है विच ऑफ द फॉलोइंग टेक्निक रिक्वायर्स असिस्टेंस ऑफ मेडिकल प्रोफेशनल। तो फैंसी से इंग्लिश से घबराना नहीं है, वो सीधा पूछ रहा है डॉक्टर की कहाँ जरूरत है। ओके, दीज इंट्रायूटेराइन डिवाइसेस आर प्रेजेंटली अवेलेबल एज ए नॉन मेडिकेटेड। देखो ये आ गया तुम्हारे क्वेश्चन, जो पिछले साल का भी क्वेश्चन है जो मैंने तुमको चार्ट में बताया था। नॉन मेडिकेटेड आईयूडी कौन सी है, लाइपेज लूप। कॉपर रिलीजिंग आईडी कौन सी है, कॉपर टी, कॉपर 7 मल्टीलोड 375। और होमर रिलीजिंग आईडी कौन सी है, प्रोजेस्टासर्ट LNG 20। ये मैंने तुम्हें बहुत अच्छे से चार्ट में लिखा है, उसी तरीके से याद कर लेना। फिर भी श्रद्धा कपूर तुम्हारी अपनी है बेटा, अंडरलाइन करके लिख लो 1 2 3। हम क्या कर सकते हैं। IUD इंक्रीज फेगोसाइटोसिस ऑफ स्पर्म विद इन द यूट्रस एंड ये पहला बता रहा है कि फेगोसाइटोसिस करते हैं, दूसरा बता रहा है कॉपर रिलीजिंग आयोडीज क्या करती है, स्पर्म की मोटिलिटी और फर्टिलाइजिंग कैपेसिटी पे काम करती है। तो ये मैं तुम्हें नोट्स में बहुत अच्छे से लिखाई हूँ, तो मैं ये नहीं कहूँगी यहाँ पर अंडरलाइन करो, मैं यही बोलूँगी कि जिन्होंने लेक्चर नहीं लगाया वो वहाँ से उठा के, आपके पास ऑनलाइन लेक्चर्स अवेलेबल है, नोट्स बना लो उससे। ठीक है, नहीं तो इसी के ये जो पॉइंट्स लिखे हैं इसके नोट्स बना लो, कॉपर रिलीजिंग और उसके नीचे कि वो कैसे काम करती है। यहां से मत करना, इससे सिर्फ इतने से पार्ट से 4 नंबर के क्वेश्चन बहुत बार आ चुके हैं, सिर्फ इतने से पार्ट से। ओके, सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, अभी तक का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक था ये, समझ आई? Yes, ma'am. Yes, आगे ma'am. चल रहा। Make uterus unsuitable for implantation and these IUDs are ideal contraceptive for the female who want delay pregnancy and space children। तो ये लाइन इंपॉर्टेंट है, IUDs are ideal contraceptive। वो तुमसे बड़ी ही चालाकी से पूछ सकते हैं कि आइडियल कॉन्ट्रासेप्टिव कौन से है, फिर वही बहुत कंफ्यूजन हो जाएगी क्योंकि हमें तो सारे आइडियल लग रहे हैं। तो आइडियल कॉन्ट्रासेप्टिव फॉर फीमेल विल बी IUD, क्योंकि एनसीईआरटी ने स्पेसिफिकली मेंशन करा है। ठीक है, और किन के लिए आइडियल है, जिनको स्पेस चाइल्ड चाहिए। स्पेस चाइल्ड का क्या मतलब होता है, वो बच्चा जो स्पेस में है, बिल्कुल नहीं, जिनको चाहिए कि दोनों बच्चों के बीच में फर्क हो कुछ सालों का। ठीक है, इट इज वन ऑफ द मोस्ट वाइडली एक्सेप्टेड मेथड ऑफ कॉन्ट्रासेप्टिव इन इंडिया। ओके, समझ आई? Yes, ma'am. Yes, चलो ma'am. चलो, हाँ जी साहिल बोलो।
मैम इस लाइन का मतलब क्या हुआ था? हार्मोन रिलीजिंग आईयूडीज मेक द यूट्रस अनसुटेबल फॉर इम्प्लांटेशन एंड सर्विक्स हॉस्टाइल टू द स्पर्म। लाइक मतलब वो यूट्रस में ना जाके सर्विक्स में रहेंगे, ऐसा कुछ? नहीं, दो अलग पॉइंट है ये। कहाँ गई? ये लाइन मेक द यूट्रस अनसुटेबल फॉर इम्प्लांटेशन एंड द सर्विक्स हॉस्टाइल टू द स्पर्म्स, इस लाइन का मेक द ओके ओके, वैसे मुझे लाइन यहाँ दिख नहीं रही। मेक द यूट्रस अनसुटेबल फॉर इम्प्लांटेशन, ये एक पॉइंट है जिसमें वो कह रहा है कि यूट्रस इम्प्लांटेशन नहीं कर पाएगा क्योंकि यूट्रस के ऐसे एंडोमेट्रियम तैयार ही नहीं है कि वो ब्लास्टोसिस्ट को लगने दे। तो ये एक पॉइंट है। और दूसरा है सर्विस को इनहॉस्टाइल कर दे स्पर्म की एंट्री के लिए। तो जब इंसेमिनेशन हो रहा है तो स्पर्म अंदर एंटर ही नहीं कर पा रहे, सर्विक्स नो को मैम, इतना नो, सारा। it's not like that. It's saying that कि cervix hostile to the sperms. कहाँ पर लिखा बेटा? Uterus, मैम जो आपने प्रीवियस स्लाइड थी, जो आपकी स्लाइड अभी शो हो रही है हमें। प्रीवियस मैम इसी में नेक्स्ट। नेक्स्ट ये वाली? Next. अच्छा ओके 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 ओके, हाँ हाँ बोल। हाँ जी बोलो बोलो बोलो। मैम फर्स्ट लाइन नहीं है। मैम ये वाला है, make the uterus unstable for the implantation and cervix hostile to the sperms. हाँ वही तो कहा जो मैंने कहा अभी। क्या समझ आया तुझे बता? मतलब क्या हुआ इसका? लाइक सर्विक्स को हॉस्टाइल क्यों बनाएगा और यूट्रस को अनसुटेबल वाला समझा के लिए यूट्रस को अनसुटेबल बना देगा वो। बट व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दैट कि सर्विक्स हॉस्टाइल टू द स्पर्म्स? हॉस्टाइल टू द स्पर्म में वो यही कहना चाहता है कि स्पर्म की एंट्रीज नहीं हो पाएगी उसके अंदर प्रॉपर्ली, उसको इतना हॉस्टाइल बना देगा। नहीं समझ आया? आ गया क्या समझ आया बता पहले। आगे बोल के नहीं जाने दूंगी। नहीं मैम समझ आ गया, लाइक उसको स्पर्म की एंट्री को डिफिकल्ट बना देगा वो सर्विक्स में से ही, हाँ ताकि वो जर्नली पता है यूट्रस क्या? तक पहुंचे ही नहीं। हाँ जर्नली वो पता है क्या करते हैं, जो हम लोग जो भी मेडिसिन लेते हैं ना केमिकल्स, वो क्या करते हैं कि सर्विस का जो म्यूकस होता है ना उसको थोड़ा थिक कर देते हैं, तो स्पर्म को एंट्री करने के लिए स्पेस बहुत कम मिलती है, तो कम स्पर्म एंटर कर पाएंगे जब सीमन रिलीज होगा भी इंसेमिनेशन के बाद। ओके पक्का समझ आया ना? यस मैम, ओके चलो आगे। Yes, ma'am. यस ओके मैम। ये करा दिया था ना मैंने। ओके 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 सर तो नहीं आया अभी। हाँ चलो ऑलराइट। क्या है ये चीज? आ गया। अच्छा सर आगे। ओके सर हेलो सर। अरे सर ये तो परफेक्ट टाइमिंग हो गया एकदम से, मैंने कहा सर नहीं आया अभी कैसे आगे। ओके हेलो सर, कैसे हो आप? मैं तो अच्छा हूँ, आप बताओ। ठीक है सर। एक सेकंड, बस एक क्वेश्चन पूछना है मुझे इनसे, ये क्या चीज है भाई? मैम नॉर प्लांट। नॉर हाँ प्लांट्स। नॉर प्लांट्स। और ये कितने स्टिक्स है? मैम सिक्स। हाँ 6 स्टिक्स है। Six. किसकी बनी होती है? मैम हॉर्मोन्स की, प्रोजेस्टेरोन एस्ट्रोजन। हाँ मिक्सचर ऑफ हॉर्मोन्स हो सकते हैं, मिक्सचर बोलते हैं, वो कभी मेंशन नहीं करते राइट। और कहाँ लगाते हैं हम इन्हें? मैम स्किन में इम्प्लांट करते हैं। स्किन में इम्प्लांट करते हैं, लाइक इम्प्लांट का मेथड है ये। ठीक है यहाँ से फिर आगे कंटिन्यू करेंगे। किसी को कोई डाउट? मैम नो मैम। समझ आ गया था ना पिछला पॉइंट? यस मैम। ठीक है चलो फिर। ओके मैं सबको 1 मिनट सर आपको होस्ट बना देती हूँ। भाई पढ़ के आना।